नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो एक चैप्टर चल रहा था संविधान की विशेषता और प्रस्तावना का, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रस्तावना के बारे में विचार करेंगे कि प्रस्तावना में किस तरह संशोधन हुआ है, कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, नोटबुक लीजिए और साथ साथ में इसको सेव करते रहिए। तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का दर्जा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देशिका का दर्जा दिया था। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। प्रस्तावना का विचार हमारे देश के अंदर अमेरिका के संविधान से लिया। प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारे देश में। और प्यारे दोस्तों, ये मेन फैक्ट हैं जो आप याद करते रहिए। और नेपाल की वाले संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये मेन फैक्ट है। इसके साथ में एक लाइन आप ये भी याद कर लीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप साथ साथ में याद करते रहिए। और इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी होता है कि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो उसके अंदर आपके मौलिक अधिकार का जो अंतिम भाग है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इसमें आपको यह याद रखना है, जब अम्बेडकर का नाम न हो तो उस समय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को ही या उद्देशिका को ही कहा जाता है। तो फिर देखिए, आप प्रस्तावना को पढ़ने से पहले प्रस्तावना की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर कोई भी बुक आपके पास में है तो उनके पीछे वाले फ्रंट पर हमारे संविधान की प्रस्तावना ज़रूर लिखी हुई मिलेगी। आप उसे एक या दो बार बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए। फिर भी मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ प्रस्तावना, इसको आप साथ साथ पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमने इस संविधान सभा में आज तारीख, बिल्कुल बच्चों ये तारीख सबको याद होनी चाहिए, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया। 26 नवंबर 1949 के अंदर इस संविधान को स्वीकार किया गया है। अब इसके कुछ मेन फैक्ट हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना प्रत्येक देश के संविधान के अंदर होती है। प्रस्तावना के द्वारा हमारे इस संविधान के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। 26 नवंबर 1949 में इसे अंगीकृत किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हमारे प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुए थे। और किस तरह संशोधन हुए देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया। तो ये थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को यहाँ जोड़ा गया। तो ये इसके अंदर कुछ मेन फैक्ट आए। अब हमारी प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और वो प्रत्येक बिंदु आपको याद होनी चाहिए। जैसे कहलाता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसके अंदर ये कहा गया है कि हमारे देश की जो प्रभुसत्ता है, शासन व्यवस्था है, वो जनता के हाथ में होती है। सरकार के पास या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो भी शक्तियाँ हैं वो सब जनता से ही मिलती हैं, क्योंकि जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनता है
और वही प्रतिनिधि वहाँ पर शासन करता है। तो शासन कहने का मतलब यही है कि हम भारत के लोग शब्द का मतलब यही होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा से ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। दूसरा देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये होता है कि भारत है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि पहले देश को एक राज्य का दर्जा ही दिया गया है। वो आंतरिक और विदेशी मामले में किसी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तीसरा, समाजवादी शब्द वो आपके 42वें संशोधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के अंदर जितने भी कमजोरी वगैरह हैं, समाज की पिछड़ी हुई स्थिति है उसको सुधार करना और सामाजिक विषमता है उसे दूर करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। पंथ निरपेक्ष शब्द हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसके अंदर भी यही कहा गया है कि भारत का कोई निजी धर्म नहीं है, बल्कि भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। हमारा देश किसी भी जनता के अंदर मतलब भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है। फिर अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि हमारे देश की जो जनता है और जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। शासन की जो सारी शक्ति है वो जनता के पास में होती है। फिर देखो, गणराज्य शब्द जुड़ा है। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल और ये राजा अपनी उत्तराधिकारी अपने पुत्र को नियुक्त करते थे, तो एक ही वंश लगातार चलता रहता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, इसीलिए वंशानुक्रम की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है और जनता द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही प्रशासन को संभालता है, उसी को गणराज्य कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ सम्मान व्यवहार करें, वही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का उल्लेख आर्टिकल 39 के अंदर किया गया है। आर्थिक न्याय ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 बताता है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है वयस्क मताधिकार की स्थापना करना, ताकि राजनीति में कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातीय लिंग भेदभाव देखने को नहीं मिलता। फिर आपका आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब होता है नागरिकों के विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। समानता का मतलब अवसर की समानता पर बल दिया गया है, सभी नागरिकों को समान अवसर देना। और बंधुत्व का मतलब होता है व्यक्ति की जो गरिमा है या फिर हमारे राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसको सुनिश्चित बनाए रखना। और लास्ट में आपका व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अखंडता शब्द आप जानते ही हैं, 42वें संशोधन द्वारा जुड़ा हुआ है। हमारे भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ही हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो ये हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा इन बिंदुओं का जो विस्तृत थोड़ा सा विवरण है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप इस वीडियो को रोक करके लिख लेना आराम से। लेकिन इस हमारे देश के संविधान में संशोधन एक बार जरूर हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो आपके 1976 के अंदर हुआ है। ये 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंदर तीन शब्द आपके जुड़े हुए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों का उल्लेख किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन के अंदर, ये तीन शब्द आपके आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर काफ़ी बार विवाद भी हुआ था, क्योंकि 1976 के अंदर की बात है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। संविधान की प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब संविधान पहले से लागू हो गया था, और 1960 के अंदर एक केस था जिसका नाम था बेरूबारी यूनियन का मामला। और इस केस के अंदर ये कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। और जब
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो फिर उसके अंदर संशोधन भी नहीं हो सकता। ये 1960 के अंदर विवाद चला था और उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए उसमें संशोधन नहीं किया जाता। लेकिन फिर 1973 के अंदर एक केस और आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल का विवाद, और इस विवाद के अंदर ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था कि भाई प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसके अंदर संशोधन किया जा सकता, परंतु जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उस ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये 1973 में कहा गया था। इस कारण से फिर 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो हमारी प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ था, वो था 42वां संविधान संशोधन आपका 1976। अब प्रस्तावना की जो मूल शब्द आपके जुड़े हुए थे उन शब्दों का विस्तृत विवरण आपके सामने दिया हुआ, देख लीजिए। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो अभी अपने डिस्कस किए थे, संप्रभुता, तो संप्रभुता के बारे में ये बताया हुई सारी चीज़ें। फिर देखो समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी शब्द जो देखो 42वां संशोधन क्षेत्र में जोड़ा गया था, ठीक है ना। समाजवादी, समाज के अंदर जो गरीबी है, बीमारी है, अवसर की असमानता उसे ख़त्म करना, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सफर तय करना, यही समाजवाद है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता है, ये 42वें संशोधन क्षेत्र में जोड़ा गया था। धार्मिक मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, यानी शासन की सर्वोच्च सत्ता लोगों के पास में होती है, यही लोकतंत्र कहलाता है। फिर देखो गणराज्य, मतलब राजा वंशानुक्रम नहीं होगा। न्याय देखिए, अलग अलग 3 प्रकार की न्याय है यहाँ पर, सबके साथ एक समान न्याय की व्यवस्था भी की गई है। स्वतंत्रता, समानता, तो ये सारे महत्व जो बिंदु अपन अभी विचार विमर्श किए थे उनका सार दिया हुआ है, जिसको आप एक बार देख करके कर सकते हैं। तो ये हमारा राजनीति विज्ञान का जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।